हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी हमने स्टार्ट किया था अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहले सेशन में कवर किया था। व्हाट इज़ स्ट्रेस, व्हाट इज़ स्ट्रेन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शियर स्ट्रेस, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड लेटरल एक्सिस, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे और आज हम कवर करेंगे अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, हाँ बताइए बेटे। हाँ बताओ बेटा, क्या डाउट है? हाँ, मोर सर्कल अभी आगे आएगा, वो मैंने बताया ना कि जस्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ये एक एडवांस टर्म है। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन और आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ लेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ लेंगे, तब हमारा आता है मोर सर्कल। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। क्लियर है? ठीक है, इसी यूनिट का पार्ट है। तो अभी जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। स्क्रीन हो रहा है शेयर सबको? ठीक है, स्क्रीन शेयर है, क्लियर सबको? ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखिए, हमने ये जो फिगर है ये आपको बता रहा है बेसिकली व्हाट इज़ कंप्रेशन, टेंशन एंड शियर, ये टॉर्शन, ये बेंडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये हमारा यूनिट 1 है। ये मैंने नोट्स भी शेयर करे हुए। हाँ बताओ बेटा। हाँ, ये देखो, ये है कंप्रेशन। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोड क्या है, इसका कंप्रेस कर रहा है। यहाँ पे टेंशन यानी कि लेंथ विल बी इंक्रीज। यहाँ पे शियर, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और लोड भी हमारा क्या है, इसको पैरेलल यानी कि यहाँ लग रहा है क्रॉस सेक्शन के, तो ये हमारा क्या होगा, शियर होगा। तो यहाँ पे हाँ, टॉर्शन का मतलब एक तरीके से ट्विस्टिंग होती है, इसको हम और क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग। ठीक है, एक एंड को फिक्स करके दूसरे एंड को टर्न दे करना, उसको उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, दैट इज नोन एज ट्विस्टिंग। और इसको बेंडिंग में और ट्विस्टिंग में बस यही फ़र्क है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल करते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर करते हैं। अगर परपेंडिकुलर करोगे तो वो चीज़ क्या होने लगेगी, वो बेंड होने लगेगी। ठीक है, बस ये दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। क्लियर है? ठीक है, हाँ, शेयर में देखो, शेयर में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसका ये क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आफ्टर द सम इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगी, ये आपकी इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारा जो फाई है, ये वो आपका बताता है बेसिकली रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर एरिया। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस या शेयर फेलियर में क्या होता है, व्हेन द लोड इज पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया था, जितनी भी कटिंग होती है किसी मटेरियल की, यानी कि कोई भी हम जब मेटल को काटते हैं, चाहे वो आपका मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, ठीक है, एग्जांपल लिया था मैंने, लाइक बटर को आप कट करते हो, तो जहाँ पर हमारा जो लोड है वो हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल होगा, तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा, शेयर फेलियर होगा। ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रेस जो इंड्यूस होगी वो शेयर स्ट्रेस होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, डिफॉर्मेशन देखो, यहाँ पे आप फिगर देखो, फिगर में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन पैरेलल हो रहा है, लोड के पैरेलल हो रहा है क्या, ये परपेंडिकुलर हो रहा है ना। देखो, लोड यहाँ लग रहा है, डिफॉर्मेशन इस एक्सिस पे हो, इस प्लेन पे हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम डेजिग्नेट करते हैं लोड और एरिया को, हम डिफॉर्मेशन पे हम यहाँ पे डिस्कस करते नहीं है। हम बताते हैं व्हेन लोड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेस इंड्यूस विल बी नॉर्मल, एंड व्हेन द लोड इज पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन द स्ट्रेस इंड्यूस विल बी शियर। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये सब डिस्कस किया था, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करे थे हमने। ठीक है, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका शियर स्ट्रेन कर्व। ठीक है, यहाँ से हुक्स लॉ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम क्या करते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं एक कर्व स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन,
और वो कर्व बनाने के लिए हम कोई मटेरियल लेते हैं। एग्जांपल हमने कोई लिया है मेटेलिक बार जो कि है माइल्ड स्टील की, इस पर पी लोड लगाया है, ठीक है। तो पी लोड लगाने के बाद हम कुछ स्टेज देखते हैं। स्टेज वन पे हम क्या करते हैं कि हमने क्या करा है, लोड की वैल्यू इंक्रीज़ करी। तो हम देखते हैं कि भाई लोड बनाने से हमारा क्या होगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा और स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। बट आप कुछ टाइम के बाद बढ़ेगा, ठीक है। तो हम ये कुछ देखते हैं कि पहले हम लोड बढ़ाए जा रहे हैं बट हमें स्ट्रेन उसमें देखने को प्रोड्यूस नहीं मिल रही है। यानी कि हम लोड की वैल्यू जैसे मान लो हमने 10 न्यूटन था, उससे हमने 11 किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा बढ़ाया, फिर थोड़ा सा स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, स्ट्रेन हल्का सा दिखने लगा। क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, जब आप कोई बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तब उसमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होती है, फिर थोड़ा और बढ़ाते हो तो और होती है, थोड़ा और बढ़ाओगे तो और होगी। यानी कि लोड की वैल्यू अगर हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसमें स्ट्रेन हमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उस ब्रेक होने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको फिगर बताता हूँ। जैसे पहला फिगर मान लो ये है जिसमें आपने लोड लगाया P, ठीक है। और इसमें स्ट्रेन क्या है, हमारा 0 है, यानी कि कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं है, यानी कि जो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर हल्का सा और करेंगे तो हल्का सा हमारा क्या हुआ, लेंथ बढ़ी है। फिर और करेंगे तो और लेंथ इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और आगे जाके जाएंगे तो हल्का सा क्या हो जाएगा, नेकिंग हो जाएगी, यानी कि हल्का सा क्या है, बीच से थोड़ा सा क्या होगा, लीन हो गया है, ठीक है। और जाएंगे तो और पतला हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है, बताओ। और इसके बाद जाएंगे तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हल्का हल्का क्रैक पड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और जाएंगे तो इसके में क्या होगा, और इसमें ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये स्टेजेस में हो रहा है। तो स्टेजेस में होने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बेटा एक्स एक्सिस पे लेते हैं स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे लेते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है आपका, लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो हम जो कर्व बनाते हैं फॉर दी माइल्ड स्टील, तो यहाँ पे याद रखना ये क्या है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं पहले ये बताना चाहिए। और डक्टाइल मटेरियल में मैंने कौन सा स्पेसिमेन लिया है, माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो व्हाट इज़ डक्टाइल मटेरियल, पता है किसी को, बताओ, ठीक है। हाँ, तो द मटेरियल विच कैन बी इजीली कन्वर्ट इन वायर्स, ठीक है, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड। पूरी डेफिनेशन में क्या है आपने ये भी मेंशन करना है, द मटेरियल विच कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू द वायर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड। और अगर आप इसको बोलो मैलेबिलिटी, तो मैलेबिलिटी क्या होगी, हाँ, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है। कंप्लीट डेफिनेशन है ये, द मटेरियल विच इज़ इजीली कन्वर्टेड और इजीली ट्रांसफॉर्म इन द शीट्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड। क्लियर है। जैसे उसका एग्जांपल आप देखते हो सिल्वर, जिसमें आप जैसे अपने खाना पैक करते हो, आपने चपाती पैक करते हो, वो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा पतली शीट होती है। उससे पतली शीट और कभी देखी है आपने, हाँ, सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी जो चांदी की जो वर्क आप लगाते हो, जो आपकी सिल्वर की। तो सिल्वर हमारा बोल सकते हो, सिल्वर क्या है, मोस्ट मेलेबल मटेरियल है, ठीक है। तो डक्टाइल कौन सा होगा, मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, आपने पतले से पतला तार देखा है गोल्ड का, नहीं कॉपर नहीं, कॉपर से ज़्यादा पतला हमारा सिल्वर की भी देख सकते हो आप। सिल्वर की जैसे आपने ज्वेलरी बनती है जो अपने, उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर यूज होती है। और गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरी है अपने चेन बनती है, उसको बहुत पहले वायर में खींचते हैं। 1 ग्राम 10 ग्राम या 5 ग्राम गोल्ड से आप देखते हो कि अगर 1 ग्राम गोल्ड भी आपने लिया है तो उसका भी आप 1 किलोमीटर लंबा वो वायर खींच सकते हो, मतलब इतना थिन वायर, बहुत पतला, बहुत ज़्यादा कम डायामीटर का, ठीक है। तो हमने क्या है, ऐसे मटेरियल को चूज़ लिया है। और हमने कौन सा मटेरियल लिया है यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील ही क्यों लिया है, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज़ में माइल्ड स्टील सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपने वर्कशॉप में जो लोहा देखा होगा जो हम यूज़ करते हैं वो भी माइल्ड स्टील है। घर में यूज़ होने वाले क्या हैं आपके, जैसे अब जो सरिया यूज़ होता है जो आपका, वो भी माइल्ड स्टील है। और थोड़ी सी उसकी अच्छी कैटेगरी है, हल्का सा कार्बन कंटेंट बढ़ा देते हैं
हाई कार्बन स्टील बोल देते हैं उसको, बट आता माइल्ड स्टील की ही ग्रेड के अंदर है, ठीक है। तो मोस्ट जो डोमेस्टिक मटेरियल है वो माइल्ड स्टील है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील की कर्व बनाते हैं। हालांकि हम बनाने को हाई स्पीड स्टील की भी कर्व बना सकते थे, बट उसका कर्व थोड़ा सा अलग आता, वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि हाई स्पीड स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे होगी, डक्टाइल की कैसी होगी, ब्रिटल की कैसी होगी। बट ये कम्प्लीटली है हमारी किसको ओरिएंटेड, माइल्ड स्टील यानी कि एक डक्टाइल मटीरियल, ठीक है। तो हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट हमने वैल्यू ली। मान लो ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये अप टू सो ऑन, यहाँ तक हमने कोई वैल्यू ले रखी है, ठीक है। सिमिलरली ये है स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है, बिकॉज ये डायमेंशन अपॉन डायमेंशन होता है। ये चीज़ क्लियर है सबको, ठीक है। स्ट्रेन दैट इज़ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। और ये कौन सी स्ट्रेन हुई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुई, क्योंकि अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो मैं सिर्फ स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वाली। और नॉर्मली अगर स्ट्रेन बोलेंगे तो क्या होता है, स्ट्रेन दैट इज़ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है। अब लॉन्गिट्यूडनल है तो लेंथ के अलॉन्ग होगी, और आपकी डायमीट्रिकल स्ट्रेन है तो डायमीटर के अलॉन्ग होगी। क्लियर है सबको ये सारी चीज़ें, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो चलें आगे, बताओ, चलें आगे बेटा, सबको क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो हम जब स्ट्रेस की वैल्यू, लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होगा, बट स्ट्रेन भी हल्का हल्का इंक्रीज़ होगा, बट वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मतलब बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हो रहा है। एटॉमिक डिफॉर्मेशन तो पॉसिबल है, बट हम उसको सामने से नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हम उसको जैसे ही लोड रिमूव कर देते हैं तो मटेरियल अपने आप को क्या कर देता है, रीगेन कर लेता है। तो हर मटेरियल की एक टेंडेंसी होती है कि अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन वैल्यू उसका लोड जैसे ही रिमूव करेंगे वो अपने आप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। जैसे आपने इस बिहेवियर को बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई एक पॉइंट आता है पहले, तो जहाँ हम लोड कुछ लगा रहे हैं, मटेरियल उतना ही आपका स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है और मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम बोलते हैं एक पॉइंट कर्व, इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए। तो ए पॉइंट तक हम ये बोलते हैं कि जितना हम स्ट्रेस को वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे उतना ही हमारी स्ट्रेन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ए पॉइंट तक हम बोल सकते हैं, ए ओ से लेके ए तक जो एक लिमिट है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि वो लिमिट जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू जो बढ़ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है। बेशक वो स्ट्रेन हमारा क्या है, परमिसिबल हमारा स्ट्रेन नहीं है, वो हम इसको इजीली हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रेन पॉसिबल है, माइक्रोस्ट्रक्चर स्ट्रेन पॉसिबल है, बट उसको देख नहीं सकते, ठीक है। बट ए पॉइंट के बाद अगर हम जैसे ही लोड इंक्रीज़ करेंगे, तो अगर हमने जैसे ए के बाद मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, बीच में कहीं पॉइंट ले लेता हूँ बी, ये पॉइंट ले लेता हूँ सी, ठीक है। तो ए के बाद जो पॉइंट बी है, तो यहाँ पर हमारा कर्व हल्का सा क्या हो गया है, वो टेपर हो गया है। यहाँ पे देखो जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें क्या कर्व का लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और ए से भी हल्का सा क्या हो गया, हल्का सा कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिमिट है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी कि ओ से लेके अगर मैं बी तक बात करूँ, इस पॉइंट तक, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इस प्रॉपर रीजन के अंदर मटेरियल कौन सा बिहेव करेगा, इलास्टिक बिहेवियर यूज़ करेगा। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लिमिट जहाँ तक मटेरियल को अगर मैं लोड हटा देता हूँ तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, ठीक है, जैसे इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। आपने देखा होगा एक स्टील का जो स्केल होता है उसको आप जैसे ही बेंड करते हो, उस पर लोड लगाया, उस पर डिफॉर्मेशन आपको दिखने लगा, और जैसे ही रिमूव करा आप वो अपने आप पोजीशन को रीगेन कर लिया। देखा है किसी ने, ठीक है, देखा है बेटा किसी ने। तो सेम ये चीज़ आप मेटल के साथ भी कर सकते हो। कोई और मेटल है, जैसे आपने आयरन की रॉड ली, हल्की सी बेंड करी और छोड़ दी, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप बेंड करोगे तो वो अपनी रीगेन कर लेगी। बट थोड़ा सा आपने लोड को वैल्यू बढ़ाया तो आप जैसे ही बेंड करोगे, उससे ज़्यादा लोड लगाओगे तो वो बेंड की ही बेंड रह जाएगी। ये चीज़ समझ आई। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लिमिट एट विच द मटीरियल रीगेन इट्स शेप, रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट। क्लियर है, ठीक है। तो बी पॉइंट हमारा क्या बताता है, हल्का सा एक पॉइंट जहाँ पे इलास्टिक लिमिट है, और ओ ए पॉइंट हमारा बता रहा है जहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दिस इज, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और इसको और दूसरा नाम क्या है, हुक्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्लियरली, देखो हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन बट प्रैक्टिकली विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैंने पहले ही बताया है कि भाई अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ ए पॉइंट तक, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, यानी कि हम वहाँ पर अगर लाइन बोलें तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर मुझे इसकी वैल्यू का एरिया निकालना है तो मैं इजीली इसको निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी किसी बॉडी ने कितनी कंजर्व करी है, यानी कि किसी बॉडी ने, अगर मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ और वो बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, यानी कि मैंने जो लोड लगाया है वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को उसने एब्जॉर्व कर लिया है, और वो एनर्जी कैसे निकलेगी, एरिया अंडर दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि एक ऐसी लिमिट जहाँ तक हमारा स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो और लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन हो, उस प्रोपोर्शनल उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और यही हमारा कहलाता है हुक्स लॉ, ठीक है। ये क्लियर हुआ हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। बताओ बेटा, अब जैसे ही हमारी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट होती है तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ई, ठीक है, कैपिटल ई, और ये है एप्सिलॉन, ठीक है। वेयर ई क्या है हमारा, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड ई क्या है हमारा, एप्सिलॉन है हमारा स्ट्रेन, और ये क्या है हमारा स्ट्रेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्लियर है, यह है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, बताओ बेटा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये नॉर्मल के केस में बोला है, तो अगर मैं शियर स्ट्रेस में बोलूँगा तो सिमिलरली शियर स्ट्रेस में भी होगा, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस थी ये तो नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगी, इसलिए शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, अगर मैं शियर की बात करूँ, जब लोड पैरेलल है तो वहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जी, ठीक है, जी गामा। तो जी होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये होता है आपका शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्ट्रेस में, तो वहाँ पर इसको ई से डिनोट करेंगे, इसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और जी है, अगर मैं बात करूँ कि पैरेलल फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम बदल के हो जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर शियर मॉडुलस, उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस, ठीक है। क्लियर है। और यही अगर मैं बात करूँ किसी फ्लूइड के लिए, तो प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसी फ्लूइड पे अगर मैं प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ तो उस पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो वहाँ पर आपका आता है, वो आपका आता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। यानी कि जितना प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे उसमें उतना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई लिक्विड के अंदर कंटेनर है, उस पर प्रेशर लगा रहा हूँ मैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसकी वॉल्यूम हल्का सा क्या होगा, रिड्यूस होगा, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बहुत माइन्यूट। तो अगर मैं बोलूँ क्या है, तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये फ्लूइड के लिए लाई करता है ऑलवेज, जब हम फ्लूइड के लिए बात करूँ, जो प्रेशर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा वो आएगा आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये तीन मॉडुलस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, शियर के लिए शियर मॉडुलस, एंड फ्लूइड के लिए, प्रेशर के लिए आपका क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस, जहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, डाउट है किसी को, ठीक है। तो अब एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं, देखो, तो मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ठीक है, वेयर ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो आपको पता लगा ई इज इक्वल टू स्ट्रेस नॉर्मल डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, क्लियर है। और क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टिंग लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ,
ये क्लियर है? बताओ सबको, यस और नो? ठीक है, आप देख सकते हो कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है आपकी, ये स्ट्रेस की वैल्यू है और ये स्ट्रेन की वैल्यू है। तो ये इन दोनों को वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो ई की फॉर्मूला क्या होगा? ई का फॉर्मूला होगा, जब स्ट्रेस की वैल्यू पुट करूँगा, ये हो जाएगा पी डिवाइड बाई ए, ठीक है, और स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ये क्लियर है? तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? पी बाई ए इंटू डेल्टा एल इंटू ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ आया? ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सबको? बताओ बेटा, सबको कोई किसी कोई डाउट? ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? E इज इक्वल टू पी एल ओरिजिनल डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा एल। और डेल्टा एल को और मैं ऊपर यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल ओरिजिनल डिवाइड बाय एरिया इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल निकलते हैं यहाँ से कि अगर किसी बार को मैं एलोंगेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बार को एलोंगेट कर रहा हूँ और मुझे उसका मटेरियल की यंग्स मॉडुलस पता है, लाइक एल्युमिनियम है, बोल देता हूँ उसकी 200 मेगापास्कल है, ठीक है, तो मैं उसका इजीली निकाल सकता हूँ चेंज इन लेंथ कि उसमें कितना चेंज होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछे आते हैं कि आपको एक मेटेलिक बार दे देगा, उसकी लंबाई दे देगा, उसका ओरिजिनल लेंथ दे देगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देगा, बोल देगा कि उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है मटेरियल का, तो बताइए कितना उसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या फिर उसमें कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस कुछ टाइम बाद होगा, या उसके खुद के वेट की वजह से कितना एलोंगेशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए एलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइड बाई ए ई, वेयर पी इज़ द अप्लाइड लोड, एल इज़ द लेंथ ओरिजिनल लेंथ, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ई इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर और यंग्स मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है? तो एक फॉर्मूला यहाँ से हमारा डिराइव हो गया है जो आपका क्या है, चेंज इन लेंथ का है। क्लियर है? ठीक है, चलें वापस कर्व के ऊपर चलें। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेशक। ठीक है बेटे, आगे चलें। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्व। तो यहाँ पर हमारा जो ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट पे हमारे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। जो कर्व हमारी क्या है वो है स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन कर्व है ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद हल्की सी स्ट्रीक हो चुकी है, थोड़ी सी टेपर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला एरिया होता है ए से लेके बी तक का, ये पूरा हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हम क्या बोलते हैं, जब मटेरियल अपनी शेप को रीगेन कर ले। ठीक है, तो हम ऐसी जो पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो हर मटेरियल का एक प्रॉपर टेंडेंसी होती है कि एक सर्टेन लिमिट तक वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो फिर वो कौन सी आ जाएगी, आपकी प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो जो इस पॉइंट के बाद हम आगे चल रहे हैं तो कर्व हल्का सा और हमारा कर्व हो गया है, तो इस वाले रीजन को बोल रहे हैं हम प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिक लिमिट बिहेवियर स्टार्ट्स यहाँ से। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा डिफॉर्मेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको एक बार अगर प्लास्टिक लिमिट ब्रेक हुई तो मेटल के अंदर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको धीरे धीरे पतला होता जाएगा और एक टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि भाई कुछ टाइम के बाद स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये क्यों होती है? अब ये होती है ड्यू टू वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग क्या होता है, ग्रेन जो हैं आपके वो अपने आप को क्या कर देते हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ड्यू टू वर्क हार्डनिंग क्या होता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा एलोंगेट हुआ और आपने अगर थोड़ा टाइम दिया तो अपने एटम हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर एक ऐसे पॉइंट आता है जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका मटेरियल की वो वैल्यू है जहाँ पर मटेरियल आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस करता है। और इसके बाद अगर मटेरियल पे आप और लोड लगाते हो तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगी,
मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट होगी। नेकिंग का मतलब क्या होता है, मटेरियल पतला होना स्टार्ट हो जाता है बीच में से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन होता है नेकिंग पोर्शन, ठीक है। तो लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नेकिंग आएगी और उसके बाद धीरे 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओ से लेके जो ए पॉइंट होता है वो है प्रोपोर्शनल लिमिट, ए से बी वाला पॉइंट है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट, बी से सी वाला पॉइंट है ये क्या है आपका, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है वहाँ से हल्का सा नेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सी से डी पॉइंट है वो आपका क्या है, वर्क हार्डनिंग पॉइंट, जहाँ पर ग्रेन अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा स्ट्रेस को हम क्या करें, इंड्यूस करें और अपने आप को सेव करें। और जो पॉइंट पी है वो आपका क्या है, अल्टीमेट पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी। एंड लास्ट में जो पॉइंट डी है ये आपका क्या बता रहा है, आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी कर्व बेसिकली बताती है डिफरेंट रीजन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ माइल्ड स्टील की भाई लोड के अंडर अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हमारी फॉलो करेगी, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे देख सकते हो बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, फिर आपका यील्ड पॉइंट आ जाएगा, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट लिमिट आ जाएगी एंड लास्ट में जाके फ्रैक्चर या रप्चर पॉइंट, ठीक है। ये देखो नेकिंग हो रही है, मतलब नेकिंग यानी कि पतला होना स्टार्ट हो गया है। स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन ये वाला होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब होता है कि कुछ टाइम में मटेरियल अपने आप को कोशिश करता है कि और ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस करके अपने आप को बचा ले, ठीक है। और वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि भाई अगर हमें बचाना है तो वहाँ पर मटेरियल अपने आप को रोक पाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा लोड की वैल्यू और बढ़ाई तो वो चीज़ क्या होने लगेगी, फेल होने लगेगी, ठीक है, क्लियर है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, एक ऐसा लिमिट जहाँ पर मटेरियल अपनी पोजीशन या अपनी शेप को रीगेन कर ले, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट क्या है हमारा, आफ्टर द इलास्टिक लिमिट हम थोड़ा सा भी अगर लगा रहे हैं लोड तो उसके बाद वो डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बात करूं कि आप हैमरिंग करते हो, किसी के ऊपर हैमरिंग हथौड़ा मारते हो किसी शीट के ऊपर, तो एक बहुत हल्का लोड लगाओगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ाओगे तो उसमें हल्का डेंट आएगा, और जैसे ही लोड हटाया तो वो डेंट अपने आप को दोबारा सेम पोजीशन पे ले आएगा। तो पहला लोड जो लगाया वो प्रोपोर्शनल लिमिट थी, दूसरा लगाया जहाँ पर आपने थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ बट लोड हटाते ही वो रीगेन हो गया तो वो इलास्टिक लिमिट थी। फिर थोड़ी सी लोड की वैल्यू और बढ़ाई और आपने जैसे डेंट मारा और वो अपने आप डेंट वो नहीं निकल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो प्लास्टिक लिमिट हो गया। व्हेन द डिफॉर्मेशन इज़ नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दिस इज़ नॉन एज प्लास्टिक बिहेवियर है, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके की कर्व आती है डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये वाला एरिया होगा, मतलब ये कर्व जितनी ज़्यादा आगे स्ट्रेट लाइन तक जाएगी, ऐसे ये वाला है तो हम बोलेंगे कि जितना ज़्यादा ये ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है उतना ही ज़्यादा मटेरियल क्या है, वो इलास्टिक है, ठीक है। और जितना छोटा होगा हम बोलेंगे कि उतना ही इलास्टिक कम है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप अगर थोड़ा सा भी लोड लगाते हो तो वो क्या उसमें एलोंगेशन या फिर उसमें स्ट्रेचिंग होती है, बताओ, ठीक है, नहीं होती ना, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है। तो जितने हाईली डक्टाइल मटेरियल होंगे उसमें जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, जो आपका जहाँ तक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रही है, ठीक है, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। मोर बी द ट्रायंगुलर पोर्शन मोर बी द इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका ये जो पोर्शन होगा दूसरे वाला, ठीक है, ये जो यहाँ से स्टार्ट है ये हमारा बताता है प्लास्टिक बिहेवियर, यानी कि क्या है कि कोई मटेरियल कितना प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन कितने रीजन में हो रहा है। और ये वाला रीजन है नेकिंग रीजन, यानी कि यहाँ से मटेरियल पतला होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये पॉइंट जहाँ पे क्या है, फ्रैक्चर यानी कि टूट गया है, ब्रेकिंग हो गई है स्टार्ट। तो हम क्या है डिफरेंट रीजन को डिजिग्नेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, ताकि हम इजीली बता पाएँ ग्राफ देके कि भाई कौन सा मटेरियल हाईली प्लास्टिक है, कौन सा मटेरियल हाईली इलास्टिक है, कौन सा इलास्टोप्लास्टिक है, ठीक है, किस में वर्क हार्डनिंग ज़्यादा हो रही है, किस में नेकिंग वाला रीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अभी मैं कल जब नेक्स्ट क्लास पढ़ूंगा उसमें फिर मैं कर्व बताऊंगा आपको, हाई स्पीड स्टील कर्व कैसी होती है, डक्टाइल के बाद फिर ब्रिटल में जैसे हमारे कर्व होती है, जैसे आपका में ग्लास का कर्व है, रबर का कर्व है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आपको पढ़ना आना चाहिए कि कौन सी कर्व बता रही है, कौन कितना इलास्टिक है, कौन कितना प्लास्टिक है, कौन से जोन में कौन सी चीज़ आ रही है आपकी, ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स बहुत डिस्कस करने हैं ढंग से, जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, यील्ड पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है, अल्टीमेट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। क्या क्या बेटा,
ये ग्राफ ये सारे आपके डक्टाइल मटेरियल के हैं, और डक्टाइल में भी कौन सा लिया गया है, ये है माइल्ड स्टील, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक यूज होता है इसका, ठीक है, लो कार्बन स्टील ये बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। काफ़ी चीप होता है, काफ़ी सस्ता होता है, इसीलिए इसी का कर्व हम पहले बनाते हैं। वर्कशॉप में भी स्पेसिमेन में हम इसका भी कर्व आपको ड्रॉ करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब में आओगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए, जब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम माइल्ड स्टील को यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे, हम देखेंगे क्या क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो हम कर्व बनाते चलेंगे, फिर आप देखेंगे हल्का नेकिंग हुआ है, फिर बहुत ज़्यादा। ये बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर से बनाई गई है, क्योंकि आप जैसे लोड लगाओगे तो आपको डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा। बहुत धीरे धीरे लोड बढ़ाया गया, फिर उसकी टेस्टिंग करी गई, कितना एलोंगेशन है, फिर उसको डायमेंशन चेक करा गया, फिर लास्ट में जाके कर्व बनाई गई, ठीक है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अंदर, ठीक है बेटा, ठीक है।